Hello students, I am Santosh Kumar, senior educator from New Age Coaching, and today I am going to discuss the first chapter of economics. This is for class 9th students of CBSE board, and the first chapter is about village Palampur, the story of village Palampur. तो सुनने में कैसा लग रहा है? आज हम लोग पालमपुर गांव की कहानी पढ़ने वाले हैं। तो कहाँ तो हम लोग इकोनॉमिक्स की किताब का ये पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर बातें हो रही हैं पालमपुर की। तो पालमपुर गांव का इकोनॉमिक्स के साथ में क्या रिलेवेंस हो सकता है? बिल्कुल रिलेवेंस हो सकता है, और यही चीज़ आज हम जानने वाले हैं कि आखिर एक गांव चलता कैसा है, गांव में क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, गांव में किन किन चीज़ों का उत्पादन होता है, कौन सी चीज़ें वहां से बाहर भेजी जाती हैं, कौन सी चीज़ें गांव में बाहर से खरीदी जाती हैं, गांव की इकोनॉमी चलती कैसे है, गांव के लोग काम क्या करते हैं, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एनी विलेज, व्हाट आर द ऑक्यूपेशंस ऑफ विलेजर्स। ये सारी बातें, गांव की इकोनॉमी आखिर चलती कैसे है, गांव के लोगों का रहन सहन क्या होता है, गांव के लोगों का देश की इकोनॉमी में क्या योगदान है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। सो द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, एंड दिस वी डू थ्रू ए स्टोरी ऑफ ए हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। तो बच्चों, इस कहानी का उद्देश्य ये है कि इसके ज़रिए हम लोग प्रोडक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, है ना। और इसके लिए हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकल विलेज चुना है जिसका नाम है पालमपुर। सो लेट्स डिस्कस अबाउट पालमपुर। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. तो इस गांव की मेन एक्टिविटी क्या है? इस गांव में मुख्य तौर पर काम क्या होता है? फार्मिंग। वहाँ पर खेती ही मुख्य व्यवसाय है, मेन ऑक्यूपेशन है। इसके अलावा कुछ और भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं बहुत सारी, जिसमें है कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना, डेयरी, आप समझ रहे हो ना, दुग्ध उत्पादन करना, जैसे कि कैटल, गाय भैंस का पालन करना और उससे दुग्ध उत्पादन करना। वहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्ट का काम भी है, और ये सारी चीज़ें छोटे स्केल पर हैं, लिमिटेड स्केल पर हैं, लेकिन मेन ऑक्यूपेशन, मेन प्रोफेशन तो फार्मिंग ही है। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड various types of resources, natural resources, man-made items, human effort, money, etc. तो किसी भी तरह का प्रोडक्शन के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। वो ज़रूरत होती है नेचुरल रिसोर्सेज की, मनुष्य के द्वारा बनाए हुए आइटम्स की, और मनुष्य के मेहनत की। एंड वी नीड कैपिटल ऑल्सो, पूंजी की भी तो ज़रूरत होती है, तभी तो हम किसी भी तरह का उत्पादन कर पाएंगे। So as we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. तो जैसे जैसे हम लोग पालमपुर गांव की कहानी पढ़ेंगे और इसके साथ में चर्चा करेंगे हम लोग बहुत सारी रिसोर्सेज के बारे में, जिन्हें मिला करके, जिनको साथ में लेकर के हम अपने लिए ज़रूरी चीज़ों का उत्पादन कर पाते हैं, और जो सर्विसेज चाहिए गांव में वो मिल पाते हैं। So first of all, introduction of the village. So Palampur is a well connected with neighboring villages and towns. Raiganj, a big village, is 3 kilometers away from Palampur. तो पालमपुर गांव जो है वो अपने आस पड़ोस के गांव और शहरों से अच्छी तरह से सड़क के माध्यम से जुड़ा हुआ है। रायगंज एक बड़ा गांव है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Shahpur. तो
पालमपुर गांव को रायगंज से जोड़ने वाली जो सड़क है वो ऑल वेदर रोड है। ऑल वेदर रोड का मतलब ऐसी सड़क है जो गर्मी, जाड़े, बरसात हर समय चालू रहती है और उसकी स्थिति ऐसी है कि वो बारिश के महीने में भी बंद नहीं होती। ओके, अच्छा, इसके अलावा ये अपने पास के एक छोटे से शहर शाहपुर से भी जुड़ा हुआ है और उसकी भी सड़क अच्छी है। Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tanga, bogies, that is wooden cart drawn by buffaloes, loaded with jaggery and other commodities, to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. अब बात है कि भाई इस गांव में ट्रांसपोर्ट के मोड्स क्या क्या हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सो द पीपल यूज बुलॉक कार्ट्स, बैलगाड़ी इस्तेमाल करते हैं, तांगा इस्तेमाल करते हैं, और एक बोगी, एक लकड़ी की गाड़ी भी होती है वहाँ पे जिसे बैल नहीं भैंस भी खींचते हैं और उसे बोगी कहते हैं। और इस गाड़ी पर ना अक्सर किसानों को गुड़ लेकर के या कुछ और सामानों को लेकर के दूसरी जगह पर ले जाता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर मोटर व्हीकल्स भी हैं जैसे कि मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर और ट्रक भी हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। तो अब बात आती है कि भाई इस गांव में कुल कितने परिवार हैं, तो यहाँ पर कुल 450 फैमिलीज आर देयर और वे अलग अलग जातियों को बिलोंग करते हैं। The 80 upper caste families own the majority of land in the village। तो यहाँ पर से जो बातें मैं कहने वाला हूँ ये आपको ज़रा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। So the first point is there, वहाँ पर 80 परिवार ऐसे हैं जो अगड़ी जातियों के हैं, फॉरवर्ड कास्ट के हैं। ओके, और इनके पास में गांव की अधिकतर ज़मीनें हैं। वो सारी ज़मीनें जिन पर घर बने हुए हैं या खेती की ज़मीनें हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इन 80 परिवारों के पास में है। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। द एससीज, दलित्स, comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw। तो अब बात आती है कि ये जो अपर कास्ट फैमिलीज हैं जिनके पास गांव की ज़्यादातर ज़मीन है उनके घर कैसे बने हुए हैं, तो उनके घर जो हैं वो बड़े बड़े हैं, वो ईंट से बने हुए हैं, सीमेंट से बने हुए हैं। और वहीं पर जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो कि उस गांव की आबादी का 1/3 हिस्सा हैं, उस गांव के एक छोर पर एक तरफ में रहते हैं। एंड दे हैव मच स्मॉलर हाउसेज, और उनके जो घर हैं वो बहुत ही छोटे छोटे बने हुए हैं, मिट्टी से बने हुए हैं, घास फूस से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। पालमपुर गांव में अधिकतर घरों में बिजली की कनेक्शन है। ये एक बड़ी अच्छी बात है, प्रेजवर्दी बात है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। तो उस गांव में बिजली की पहुंच है और इसके साथ साथ में ही ये जो बिजली है गांव में जितने भी ट्यूबवेल पंप हैं उनके साथ में, और जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, उन्हें भी इसकी सुविधा मिली हुई है और वो बिजली से अपना काम करते हैं। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और 1 हाई स्कूल है। There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated। वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो सरकारी है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर बीमार लोगों का इलाज होता है। So the description above shows that Palampur has fairly well developed systems of roads, transports, electricity, irrigation, schools and health shelter। So now you have to compare these facilities with those in your nearby village। तो अभी हम लोगों ने जो बातें की उसमें हम लोगों ने क्या बातें की, हम लोगों ने बातें की पालमपुर गांव के बारे में जिसके आसपास में अच्छी खासी वेल डेवलप्ड सड़कें हैं,
ठीक है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन अच्छा अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी गांव में पहुँचा हुआ है, गांव में सिंचाई की सुविधा है, ट्यूबवेल्स आर देयर, वहाँ पर स्कूल भी है, हेल्थ सेंटर भी है। अब आप एक काम करें कि आप में से जो भी बच्चे जो शहर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं या सबर्बन एरिया में, कस्बा के आसपास में रह रहे हैं, सो यू हैव टू फाइंड द डिस्क्रिप्शंस। आपको अपने आसपास के गांव में इन्हीं डिटेल्स को, इन्हीं डिस्क्रिप्शन को पता करना है, जिन चीज़ों की बातें हम लोगों ने पालमपुर गांव के बारे में की। यू हैव टू कंपेयर द थिंग्स कि पालमपुर में क्या अवेलेबल है और क्या आपके आसपास के गांव में अवेलेबल है या नहीं है। तो इससे ये भी पता चलेगा कि आपके आसपास का गांव पालमपुर की तुलना में कितना विकसित है या कितना पिछड़ा है, वेदर इट इज़ अंडर डेवलप्ड। So the story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. तो इस तरह से ये जो काल्पनिक गांव है पालमपुर, इसकी कहानी हमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में बताएगी। वो सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो किसी भी गांव में होती है, जो वहाँ की इकोनॉमी को रन करती है। इन विलेजेज अक्रॉस इंडिया, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी. The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. तो हम लोग जानते ही हैं कि भारत गांव का देश है। अभी भी मेरे ख्याल से 65% से 70% आबादी भारत की गांव में रहती है, और फार्मिंग वो हमारे गांव का मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। वहाँ का मुख्य काम खेती करना ही है। इसके अलावा जो गांव में कुछ और भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती हैं, जिसे हम नॉन फार्म एक्टिविटी कह सकते हैं, जो कृषि से जुड़ा हुआ तो है, उस पर बेस्ड हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से कृषि का हिस्सा नहीं है। तो उसमें क्या हो सकता है कि वहाँ पर किसी चीज़ की छोटी छोटी फैक्ट्री हो सकती है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लोगों के पास में दुकानें हो सकती हैं। So we shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. तो आगे चल कर के हम लोग इसी तरीके से गांव के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करेंगे कि गांव में अगर ये दोनों तरह की एक्टिविटी होती है तो ये किस तरह से होती है, और साथ साथ में हम लोग प्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। So now our next topic is organization of production. कि प्रोडक्शन, उत्पादन की व्यवस्था आखिर चलती कैसे है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो बच्चों ऐसा है कि प्रोडक्शन, उत्पादन का उद्देश्य क्या है? उसका मतलब होता है कि हम ऐसी चीज़ें या ऐसी सर्विसेज पैदा करें जिसकी हमें ज़रूरत है। सो देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स. तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे हम किसी चीज़ का उत्पादन करें या सर्विस का उत्पादन करें, हमें उसके लिए 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। दीज आर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन. सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स. तो हमारा सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, वो है ज़मीन चाहिए होती है, भूमि चाहिए होती है। इसके साथ साथ में हमें पानी चाहिए होता है, जंगल और मिनरल्स भी चाहिए होता है। तो इन चीज़ों को हम लोग लैंड के साथ ही कनेक्ट करते हैं, इसके साथ ही गिनते हैं। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर. अब जब ज़मीन हो गई तो फिर वहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए मैन पावर, वी विल रिक्वायर मैन पावर, लेबर चाहिए, लोग चाहिए जो उसके लिए मेहनत करें। यहाँ पर मेंटल लेबर और फिजिकल लेबर दोनों ही होगा. So people who will do the work. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. Other activities require workers who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. तो मैंने अभी कहा ना कि जब हमारे पास ज़मीन हो गई प्रोडक्शन के लिए, the next thing we will require is labor. और लेबर का मतलब क्या है कि लोग जो काम करेंगे, और जो लोग काम करेंगे उसमें से हो सकता है हमें काफ़ी पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत हो, है ना, और साथ में हमें फिजिकल मैनुअल लेबर करने वाले लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जितने भी लेबर होंगे, लेबर नहीं, यहाँ पर हम वर्कर कहेंगे,
तो वो क्या करेंगे कि वो प्रोडक्शन में अपना हिस्सा, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, वेदर इट इज़ मेंटल लेबर और फिजिकल लेबर। एजुकेटेड पीपल जो होते हैं उन्हें मेंटल लेबर ज़्यादा करना होता है, और जो अनएजुकेटेड या सेमी स्किल्ड पर्सन्स हैं दे विल हैव टू गो फॉर मैनुअल और फिजिकल लेबर। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल। अब तीसरी जो ज़रूरत होती है किसी भी प्रोडक्शन यूनिट के लिए वह है फिजिकल कैपिटल, हमें पूंजी की ज़रूरत होगी। जस्ट ए मिनट। कब्बू कहाँ है? इन्वर्टर ऑन नहीं है ना। उसको उठा।